हेलो एवरीवन। मेरा नाम है हर्षित नायक और मैं वापस से स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पर मैथ्स विद हर्षित के साथ। ठीक है। तो इस चैनल में जो है आज हम देखने जा रहे हैं जेईई मेंस 2024 के जो लेटेस्ट सवाल पूछे गए हैं सीक्वेंस सीरीज टॉपिक के ऊपर। तो पिछला जो पार्ट है जिसने भी नहीं देखा है तो आप जरूर से देखेगा। मैं इन्फो बॉक्स में आपके लिए जो लिंक है वो एक्टिव कर दूंगा। राइट, ओके। तो यहाँ पर जो है हम देखेंगे सीक्वेंस सीरीज के पार्ट 2 में द लेटेस्ट क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेंस 2024। ठीक है, तो ये पार्ट 2 है हमारा। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके। तो सबसे पहला सवाल हमारा इस तरीके से कि इन अ 64 टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ सम ऑफ टोटल टर्म्स इज 7 टाइम्स द सम ऑफ ऑड टर्म्स देन द कॉमन रेशो कितना होगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हमारे पास एक 64 टर्म्स वाली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसमें सम ऑफ द टोटल टर्म्स। ठीक है, तो जितनी भी टोटल टर्म्स है, तो जैसे मैं अगर बोलूँ कि पहली टर्म ए है, ठीक है, और सेकेंड टर्म जो है ए आर है जहाँ पे आर कॉमन रेशो है, फिर ए आर स्क्वायर है। इस तरीके से जो है हमारे पास टोटल ए आर रेस टू दी पावर 63 है। टोटल हमारे पास 64 टर्म्स का सम हो गया जो कि जीपी में है। और ये वैल्यू जो है इट इज 7 टाइम्स। तो ये जो वैल्यू है कितनी है, ये 7 टाइम्स है किसके। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो ये है 7 टाइम्स ऑफ किसके, तो द सम ऑफ ऑड टर्म्स। तो जितनी भी ऑड टर्म्स है उसके सम के 7 टाइम्स, यानी कि ऑड टर्म्स कौन कौन सी हो जाएगी। तो अगर मैं इसे बोलूँ कि T1 ये है, ये T2 है, ये T3 है, इस तरीके से ये T64 टोटल 64 टर्म्स है। तो यहाँ पे आप बोलेंगे तो T1 टर्म जैसे आप देखेंगे ए, फिर इसके बाद ए आर स्क्वायर जो है वो थर्ड टर्म होगी। राइट, इस तरीके से हम कहाँ तक जाएंगे तो ए आर रेस टू दी पावर 62 तक जाएंगे। तो ये कितनी टर्म्स हैं टोटल। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो टोटल हमारे पास ये ऑड टर्म्स का सम इसके 7 टाइम्स हमने लिख दी। ओके। अब नेक्स्ट अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ पे आप सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म ए टाइम्स 1 - r रेस टू दी पावर एन, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64 डिवाइडेड बाय 1 - r, ये आपने यहाँ पे लिख दिया। अब जैसे ही आप यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर जो कॉमन रेशो है वो आर नहीं है बट आर स्क्वायर कॉमन रेशो है। तो जब मैं यहाँ पे सम लिखूंगा तो फर्स्ट टर्म तो हमारी ठीक है कि ए हो जाएगी, बट जैसे मैं यहाँ पे 1 - यहाँ पे लिखूंगा तो जो कॉमन रेशो है वो आर स्क्वायर है। और इसकी पावर में कितना लग जाएगा, तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, यानी टोटल 64 टर्म्स थी तो इसकी आधी यानी कि 32 टर्म्स यहाँ पे हो रही होंगी। और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 - r² हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, आप देखिए ए और ए कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। 1 - r रेस टू दी पावर 64 अपॉन 1 - r को ऐसे ही रहने देते हैं। पर जैसे मैं आ जाता हूँ किस साइड पर, राइट हैंड साइड में, तो आप देखेंगे 7 है यहाँ पर। अगर आप देखें ब्रैकेट के अंदर तो 1 - r² की पावर 32, यानी कि बेसिकली आर की पावर 64 हो जाएगा। डिवाइड में जो आप देख रहे हैं कि 1 - r² है, क्या मैं से एक 1 - r × 1 + r लिख सकता हूँ। सही बात है, क्योंकि ये a² - b² जैसी प्रॉपर्टी दिख रही है। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक 1 - r दिख रहा है जो कि इस 1 - r से कैंसिल आउट होगा। इसके अलावा क्या क्या कैंसिल आउट होगा, तो इसके अलावा आप देखेंगे तो 1 - r पावर 64 और 1 - r पावर 64 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास बचा क्या, वन की जो वैल्यू है ये हो जाएगी 7/1 + r के बराबर, यानी 1 + r = 7 हो जाएगा, यानी r की वैल्यू 6 हो जाएगी। हमें क्या निकालना है, तो आप एक यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हमें निकालना है कॉमन रेशो। तो ये कितना हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये एक सवाल आया हुआ था जेईई मेंस 2024 में। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है कि सेकेंड टर्म, एट्थ टर्म एंड 44 टर्म ऑफ एपी जो है वो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म ऑफ द जीपी है। और फर्स्ट टर्म ऑफ एपी 1 दे रखी है। तो मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ कि स्मॉल ए जो है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी है, ये कितनी है 1 दे रखी है। तो हमें बताना है देन द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द एपी क्या होगा। तो पहली 20 टर्म्स का सम हमें बताना है, जेईई मेंस का लेटेस्ट सवाल। अब देखिएगा यहाँ से कि हमें S20 निकालना है। ठीक है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा हमें दे रखा सेकेंड टर्म ऑफ द एपी। तो क्या मैं सेकेंड टर्म ऑफ द एपी T2 को a + d लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये 1 + d हो जाएगा। और हमें यहाँ पे बोला गया है कि ये जीपी की फर्स्ट टर्म, तो मैं इसे बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए G1। ठीक है, तो जीपी की पहली टर्म। नेक्स्ट इन्होंने बोला हुआ है कि T8 जो है ये कितनी हो जाएगी, तो ये a + 7d हो जाएगी, बिल्कुल एपी की। तो ये 1 + 7d के बराबर हो जाएगी। और ये किसके बराबर है, ये सेकेंड टर्म है तो इसे G2 बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए। और इसके अलावा थर्ड इन्होंने क्या बोल रखा है T44, यानी 44 टर्म ऑफ एपी, यानी a + 43d, यानी कि 1 + 43d।
और ये वैल्यू किसके बराबर है, तो ये थर्ड टर्म ऑफ द जीपी, तो जी3 बोल देता हूँ। तो यहाँ से आप सोच पा रहे होंगे कि अगर जी1 जी2 जी3 जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तीन टर्म्स है, तो क्या मैं जी2 का स्क्वायर इज इक्वल टू जी1 इंटू जी3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि मैं 1+7d के होल स्क्वायर को बराबर करना चाहता हूँ किसके, तो मैं इसे बराबर करना चाहता हूँ 1+d इंटू 1+43d के। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1+7d का होल स्क्वायर यानी 1+49d² +14d, ये वैल्यू जो है हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, तो अब यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 1+43d प्लस डी +43d², इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है सभी चीजों को आप कहाँ ले जाइए, तो लेफ्ट हैंड साइड में, तो 49d² में से 43d² जाएगा तो 6d² बचेगा। 14d में से 44d जाएगा तो हमें कितना मिलेगा, -30d मिलेगा। और ये वन ऑलरेडी कैंसिल्ड आउट है, तो यहाँ पे z इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पे मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ कि 6 को भी आप क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो ये 6d को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलेगा d-5 ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू 0। यानी या तो डी की एक वैल्यू 0 होगी और दूसरी डी की वैल्यू जो है वो 5 हो जाएगी। बट हमें पता है, क्योंकि ये जो है एक इंक्रीजिंग नेचर की एपी है, राइट, तो यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हैं कि डी जो है वो 0 तो नहीं होने वाला, यानी डी की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो डी की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू ऑलरेडी 1 दे रखी है, तो हमें निकालना क्या है, तो सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एपी, यानी कि हमें S20 निकालना है। तो क्या मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, n/2 2a यानी कि 2 × 1 प्लस n-1 यानी कि 19 इंटू डी यानी कि 5। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 10 × 2 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 95, तो 97 × 10, तो ये कितना हो जाएगा, 970 विल बी द वैल्यू ऑफ सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द एपी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 970, बी ऑप्शन इज द परफेक्टली करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल है, लेट 3 रियल नंबर्स ए बी सी बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो तीन टर्म्स हैं ए बी सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो यहाँ से मैं साफ साफ डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि 2b विल बी इक्वल टू a+c, ये एक बात यहाँ पे क्लियर हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि a+1 b और c+3 जो है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। यानी यहाँ पे मैं एक और बात लिख सकता हूँ, तो ऑरेंज कलर से लिख देता हूँ, b² इज इक्वल टू a+1 इंटू c+3, ये दो बातें लिख दी मैंने। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि अगर a जो है वो 10 से ग्रेटर है, बड़ा है, एंड अरिथमेटिक मीन ऑफ ए बी सी जो है वो 8 है। तो अरिथमेटिक मीन ऑफ ए बी सी का मतलब क्या हुआ, a+b+c/3 की जो वैल्यू है ये 8 है। यानी सरल भाषा में ये बोलना चाहते हैं कि a+b+c की वैल्यू 8×3=24 होगी। ठीक है, ये बात बोली इन्होंने। नेक्स्ट इन्होंने ये भी बोला हुआ है कि देन हमें निकालना क्या है, द क्यूब ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी एंड सी क्या होगा। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी सी कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे a × b × c और इसका क्यूब रूट यानी कि 1/3। तो इन्होंने क्या बोला हुआ है कि आपको निकालना है क्यूब ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि जीएम का क्यूब अगर आपको निकालना है, यानी इस वैल्यू का क्यूब निकालना है। यानी सरल भाषा में मैं अगर आपको बोलूँ तो ए बी सी का प्रोडक्ट की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, ये हमारा सवाल पूछा गया। अब देखिए यहाँ पे आपको दो इक्वेशन दिख रही है कि 2b = a+c और a+b+c = 24। तो क्या आप यहाँ से देख सकते हैं कि a+c की जगह पर मैं अगर 2b डाल दूं, तो क्या आपको यहाँ से 2b+b = 24 यानी 3b = 24 यानी b = 8 ये मिल जाएगा। ठीक है, तो b की वैल्यू तो मुझे यहाँ पे साफ साफ मिल गई 8। और इसी कारण से अगर मैं देखूँ तो 2b = a+c यानी 16 जो है ये a+c की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, अब मुझे b तो मिल गया है, मुझे a और c निकालना है ना। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, अब ये जो सेकंड वाला पार्ट है इसे यूटिलाइज करूंगा नेक्स्ट स्लाइड पर। तो यहाँ पे लिखा हुआ b² = a+1 c+3। तो b² की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 8² = a+1 और c+3। अब मुझे ये बताइए कि क्या मैं इस c जो है, क्या मैं यहाँ से c की वैल्यू निकाल करके ऐसा लिख सकता हूँ कि 16 - a होगी। तो बिल्कुल हो जाएगी 16 - a, यानी मैं यहाँ पे जो है पुट करने वाला हूँ वैल्यू, तो ये हो जाएगी a+1 और c की वैल्यू 16 - a और +3 जो है वो वैसे का वैसे मैंने यहाँ लिख दिया। तो +3 को कलर चेंज करके वैसे लिख देते तो आपको समझ आ जाएगा कि मैंने c की वैल्यू 16 - a लिखी हुई है, जैसी मैंने यहाँ पे निकाली थी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 64 = a+1 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 19 - a। तो क्या मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 19a
-a² +19 - 19a। ठीक है, क्या यही आ रहा है? आई थिंक ये नहीं आएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या, तो ये हो जाएगा 19a - a² +19 - ठीक है, तो ये वैल्यू 64 के बराबर। अब सब कुछ आप जो है लेफ्ट साइड में ले जाइए। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा a² पॉजिटिव के साथ आ जाएगा। अब ये 19 - a जो था, ये प्लस का 18 था ऑन द राइट हैंड साइड, तो जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो -18a हो जाएगा। इसके अलावा ये जो +19 है, ये 64 में से अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 45 = 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अब यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे इसे ब्रेक करना है। ठीक है, तो 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 15 × 3। ठीक है, स्प्लिटिंग हो जाएगी, तो a² -15a - 3a +45 = 0। तो ये स्प्लिटिंग बेस्ट सूट हो रही है इसमें, राइट। अब यहाँ से आप देखेंगे तो a - 15 - 3a - 15 = 0, यानी a-3 और a - 15 आ जाएगा, राइट, =0। यहाँ से हमें a की दो दो वैल्यू मिल रही है, यानी या तो a3 होगा और या तो a15 होगा। पर सवाल में साफ साफ दे रखा है कि a > 10। तो देख रहे हैं आप, सवाल कितना शानदार फिक्स किया हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ कि a > 10 है, इसी कारण से मेरी a की ही वैल्यू एक ही हो पाएगी। वो कौन सी है, a = 15। जैसे ही मेरे पास a की वैल्यू जो है वो 15 आ जाएगी, तो मुझे यहाँ से b भी मिल जाएगा। b तो मिल चुका है, राइट, c मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे c की वैल्यू कितनी है, तो ये है 16 - a। तो a कितना है, 15, यानी c की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1 के बराबर। ठीक है, तो c 1 हो गया, b 8 हो गया और a कितना हो गया, 15। तो हमारा आंसर हो जाएगा ABC जो हमें निकालना है, 15 × 8 × 1, यानी कि 120 इज द आंसर। ठीक है, तो 120 शानदार सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये सभी को क्लियर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें बोला हुआ है कि लेट द फर्स्ट थ्री टर्म्स 2p and q विथ q नॉट इक्वल टू 2, जहाँ पे q जो है 2 के बराबर नहीं है, ये जीपी के टर्म्स हैं, रिस्पेक्टिवली ये 7th 8th और 13th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। यानी कि बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें, 2p और q किस में, जीपी में, तो 2p और q जो है जीपी के टर्म्स हैं। और ये बोला गया है कि ये एक्चुअल में कौन से नंबर की टर्म है, तो ये T7 है, ये T8 है और ये T13 है, किसकी, एपी की। ऑलराइट, इतना बोला गया है। इसके आगे इन्होंने बोला हुआ है कि इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ द जीपी, तो फिफ्थ टर्म ऑफ द जीपी, तो यहाँ पे जैसे अगर मैं थोड़ी देर के लिए बोलूँ कि ए पहली टर्म है, राइट, और बेसिकली ए की जगह पर इन्होंने 2 बोला हुआ है, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। तो यहाँ पे जो है 2 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी, राइट, तो फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं बोल रहा हूँ आर इज द कॉमन रेशियो। ठीक है, तो इन्होंने बोला हुआ है कि इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि AR⁴ हो जाएगी फिफ्थ टर्म, यानी 2R⁴ ये क्या है, फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी जो है, इट इज इक्वल टू द nth टर्म ऑफ एपी। तो क्या मैं इसे TN के बराबर लिख दूं अभी के लिए। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन दे रखी है तो हमें बताना है कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो TN का मतलब क्या हो जाएगा, तो बेसिकली TN का मतलब यहाँ से हम बोलेंगे कि a + n - 1 × d, जो हम लगाएंगे अभी धीरे से, राइट। तो सबसे पहले हम धीरे धीरे चलते हैं। तो यहाँ पे पहली लाइन में लिखा हुआ है कि 2pq ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो क्या मैं यहाँ से डायरेक्टली एक फॉर्मूला लिख सकता हूँ कि p² विल बी इक्वल टू 2q। ये तो हमारे पास एक पहली कंडीशन होगी। इसके अलावा अगर मुझे यहाँ पे एक और बात बोल रखी है कि जो 2 है वो सेवेंथ टर्म ऑफ एपी है, तो क्या मैं यहाँ से एक और बात लिख सकता हूँ कि 2 इज इक्वल टू a + 6d हो जाएगा। ठीक है, राइट। इसके अलावा 8th टर्म इन्होंने बोला हुआ है एपी की, वो p है, यानी p इज इक्वल टू a + 7d हो जाएगा, राइट। और इसके अलावा मैं यहाँ पे एक और चीज देखो तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो q हो जाएगा हमारे पास a + 12d। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आप डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्योंकि 7th और 8th टर्म ये जो है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है एपी की, तो इनका जो डिफरेंस है वो डायरेक्टली हमें कॉमन डिफरेंस डी दे देगा। अगर आप ऐसा नहीं सोच पा रहे हैं तो आप क्या करिए कि ये जो p वाली टर्म है, इसमें से ये जो 2 वाली टर्म है इसको घटा दीजिए, यानी कि आप लिखेंगे p - 2 इज इक्वल टू, आप देखेंगे तो a और a कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और 7d - 6d कितना हो जाएगा, d। तो यहाँ से मुझे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू भी कितनी मिल गई है, p - 2। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था, राइट। तो p - 2 हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो d इज इक्वल टू p - 2, ये काम की बात है।
नेक्स्ट आप देखेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, पी माइनस क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, चाहे जैसे इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर दें सेकंड और थर्ड वाली इस इक्वेशन को। तो P माइनस क्यू की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, तो A और A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको यहाँ से मिल जाएगी 7 - 12D यानी कि -5D। तो P माइनस क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो P माइनस क्यू इज इक्वल टू -5D बोल लीजिए। या यहाँ से आप जो है आप D की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, पुट भी कर सकते हैं। तो ये D हमने निकाला हुआ है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P माइनस क्यू इज इक्वल टू -5 टाइम्स ऑफ D कितना है, तो हमारे पास है P माइनस टू के बराबर। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, तो P माइनस क्यू इज इक्वल टू -5P+10। यानी कि अगर आप यहाँ ध्यान से देख पा रहे हैं तो मैं यहाँ से Q की वैल्यू को निकाल सकता हूँ। तो Q हो जाएगा हमारे पास किसके बराबर, तो ये Q जो है हमारे पास हो जाएगा बेसिकली 6P - 10 के बराबर। तो ये हमने क्या निकाल लिया, Q निकाल लिया। ऑल राइट, अब हमारे पास Q आ गया है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है फाइनली, तो हमें यहाँ पे निकालना था कि व्हाट इज द, तो ये 2r⁴ की वैल्यू जो है ये Tn के बराबर है, तो हमें यहाँ से वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो हमने इस तरीके से सॉल्व कर लिया, Q हमने निकाल लिया, P यहाँ पर है। अब क्या मैं ये जो P² = 2Q वाली इक्वेशन है इसे यूज कर सकता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो Q की वैल्यू हमारे पास ये है, तो क्या मैं 2Q लिख सकता हूँ यहाँ से, तो ये हो जाएगा 12P - 20। मैंने इसलिए ऐसा लिखा क्योंकि मुझे 2Q की वैल्यू डायरेक्टली P² के बराबर पता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के रिलेशन से। तो यहाँ से मैं लिखूंगा P² = 12P - 20। और इससे मुझे क्या फायदा हो गया, तो इससे मुझे ये फायदा हो गया कि P² - 12P+20 = 0। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ स्प्लिटिंग, तो 10 × 2 बन रहा है 20, राइट। तो ये हो जाएगा कितना, P² - 10P - 2P, ये 12 बनाएगा, और प्लस में 20 = 0। तो क्या मुझे यहाँ से P - 10 एक फैक्टर मिल रहा है और दूसरा फैक्टर P - 2 मिल रहा है। यानी P की वैल्यू या तो 10 होगी, P की वैल्यू या तो 2 पर। आप यहाँ ध्यान से देखिए कि क्योंकि मुझे यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि देखिए पहली टर्म 2 थी, तो P2 यहाँ से बनने से रहा। ठीक है, तो मैं यहाँ से P को 2 वाली कंडीशन हटा देता हूँ। तो मेरे पास P कितना हो जाएगा, 10 मान लेता हूँ। इसके अलावा मेरे पास पहली टर्म कितनी थी, 2 थी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। और इसके अलावा मेरे पास अब Q निकालना है, तो Q का रिलेशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहली टर्म ऑफ GP 2 है, सेकेंड टर्म 10 है। ठीक है, और थर्ड टर्म Q है। तो इसे आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर लीजिए 10, तो कितना हो जाएगा 60 - 10 यानी कि 50 हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे देखें कि इन्होंने किस चीज की बात करी, तो इन्होंने यहाँ पे फिफ्थ टर्म ऑफ GP की बात भी करी है। तो मान लेते हैं T5, स्मॉल T5 जो फिफ्थ टर्म। तो ये तो हमने तीन टर्म लिख दी, अब चौथी टर्म क्या होगी, तो इसका कॉमन रेशो देख लीजिए आप। तो यहाँ पे आप कॉमन रेशो देखेंगे तो 10/2 यानी कि 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी, तो आप देख रहे हैं कि ए है, ये AR है, ये AR² है, तो AR³ हो जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा, तो हमारे पास बेसिकली 2 × 5 का क्यूब, तो ये हो जाएगा हमारे पास 250। और इसमें आप 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1250। तो ये हमारी T5 है। तो आप डायरेक्टली चाहें तो लिख दीजिए, या तो फिर R को यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, 2 × R⁴ बोल लीजिए, या तो फिर डायरेक्टली आप बोल लीजिए 1250 जो है ये Tn की वैल्यू। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, तो यहाँ से हमें निकालना है n की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, तो n की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। ऑल राइट, तो जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो n की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि n की वैल्यू किस तरीके से निकलेगी। ओके, तो मैंने आपको बताया 1250 इज द वैल्यू ऑफ, 1250 इज द वैल्यू ऑफ किसकी, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है ये वैल्यू है Tn। ठीक है, तो Tn यानी कि A+n - 1 × D। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो हमारे पास देखिए तो AP के टर्म्स हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास A+6D = 2 था। ठीक है, तो क्या मेरे पास कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू भी आ गई, बिल्कुल आ गई है, राइट। कैसे आ गई है, तो मुझे P - 2 = D था। तो अगर मेरे पास P - 2 = D था, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि 1250 हमारे पास क्या हो जाएगा, तो A, तो हम यहाँ से A भी निकाल सकते हैं, +n - 1 × D। तो D कितना है हमारे पास, 8। 8 कैसे आया, तो यहाँ पे आप पुट करेंगे P की वैल्यू 10, तो 10 - 2 विल बी इक्वल टू 8। तो D की वैल्यू 8 आ गई। जैसे ही D की वैल्यू 8 आई, तो यहाँ से आप इसे यहाँ पर पुट करेंगे D की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, 2 = A+48। तो यहाँ से आप देखेंगे तो 2 = A+48 की मदद से यहाँ पे आपको मिल जाएगा A = -46। तो हमारा आंसर जो है बहुत करीब है, यानी 1250 की वैल्यू जो है -46 +n - 1 × 8 हो जाएगा। यानी कि 1250
+46 इज इक्वल टू n-1 × 8, यानी कि सरल भाषा में अगर आप ध्यान से देखें तो 1296/8 इज इक्वल टू n-1, ये हमारे पास हो जाएगा 162। तो यहाँ से n की वैल्यू हो जाएगी 162 + 1 यानी कि 163। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का? 163 विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर बी। राइट, तो बहुत ही शानदार सवाल था ये। राइट, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक ये वाला सवाल है, इसे देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि इफ 1/√2 + √3 + 1/√2 सॉरी 1/1 + √2 + 1/√2 + √3, इस तरीके से 1/√99 + √100 की वैल्यू जो है m के बराबर है। और इसके अलावा 1/1 × 2 + 1/2 × 3 एंड सो ऑन अप टू 1/99 × 100, ये वैल्यू n के बराबर है। तो आपको बताना है कि जो m, n पॉइंट आएगा ये कौन सी लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, कौन सी लाइन पर लाई करेगा। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, बस आपको इतना समझना है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे √1 + √2 डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसे रैशनलाइज कर सकता हूँ √1 - √2 के से, यानी कि ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आप देखेंगे कि √1 - √2 आपको न्यूमरेटर में तो मिल जाएगा, डिनोमिनेटर में आपको a + b a - b की मदद से आपको यहाँ पे 1 - 2, या सरल भाषा में अगर आपको डायरेक्टली बोलूँ तो ये -1 बचेगा। अब ये जो -1, इसकी खास बात ये है कि अब ये हर टर्म में आएगा, यानी कि अगर मैं बोलूँ 1/√2 + √3 है, तो क्या मैं इसमें भी वही रैशनलाइजेशन लगाऊंगा, यानी √2 - √3/√2 - √3। ठीक है, तो क्या मुझे वापस से डिनोमिनेटर में एक -1 मिलेगा और न्यूमरेटर में इसी वैल्यू का सब्ट्रैक्शन के साथ मिल जाएगा। यानी अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे जो है इस वाले पार्ट को डायरेक्टली लिखना है, तो क्या मैं इसे √1 - √2 लिख लूं। इसके अलावा नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, क्या मैं इसे √2 - √3 लिख लूं, प्लस √3 - √4, इस तरीके से मुझे यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो √3 - √4 एंड सो ऑन ऐसे करके √99 - √100 मिलेगा। और एक बात अगर आपको बता दूं तो इसके जस्ट पहले कौन सी टर्म आ रही होगी, तो √98 - √99 वाली टर्म आ रही होगी। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये तो m की वैल्यू है, साथ में अगर आप देखेंगे तो ये कैंसिल आउट भी हो रहा होगा। कैसे कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये -√2 + √2 - √3 + √3 -√99, ये सब कैंसिल आउट होंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, तो 1 - √100 जो है ये बचेगा। बट आप एक और चीज ध्यान रखिए कि मैंने डिनोमिनेटर अभी नहीं लिखा है। डिनोमिनेटर में क्या है, तो आप देखेंगे कि हर वैल्यू के डिनोमिनेटर में -1 था, यानी कि यहाँ पे भी -1 था, यहाँ भी -1 था, यहाँ भी -1 था, यानी ओवरऑल सभी वैल्यूज का डिनोमिनेटर क्या है, -1। तो मैं यहाँ पे जो है इसे नेक्स्ट स्लाइड पे लिखने वाला हूँ कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे सब वैल्यू के नीचे -1। तो क्या मैं यहाँ पे बोल दूं कि मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पे 1 - √100, या बेसिकली √1 - √100 डिवाइडेड बाय -1, ये वैल्यू m के बराबर है। यानी कि अगर आप इसे देखें तो ये बेसिकली क्या बनेगा, √100 - 1 इज इक्वल टू m बन जाएगा। तो यहाँ से मुझे 10 - 1 इज इक्वल टू m, यानी कि 9। तो m की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 9 के बराबर आ गई। अब मुझे नेक्स्ट जो है यहाँ पे n की वैल्यू भी निकालनी है। तो ये जो है इस वाले पार्ट को मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि अगर डिनोमिनेटर में कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, जैसे n+1 हो गई, जैसे 1 × 2 2 × 3 है, तो डायरेक्टली आप यहाँ मेथड ऑफ डिफरेंस की तरफ जा सकते हैं। यानी कि जो 1/1 × 2 है, क्या मैं इसे 1/1 - 1/2 ऐसा लिख सकता हूँ। इसी तरीके से प्लस 1/2 - 1/3 ऐसे लिख सकता हूँ मैं, जो 1/2 × 3 है। यानी कि मैं डायरेक्टली इसे लिखने जा रहा हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि 1/1 - 1/2 ये पहली टर्म है, प्लस 1/2 - 1/3 ये सेकेंड टर्म है, प्लस 1/3 - 1/4 ये नेक्स्ट टर्म है। इस तरीके से हमारे पास जो लास्ट टर्म है वो क्या हो जाएगी, तो 1/99 - 1/100, तो 1/99 - 1/100, और ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, तो ये वैल्यू हमारी n के बराबर। तो क्या मैं यहाँ से डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि यहाँ भी वही होने वाला है, तो -1/2 + 1/2 -1/3 + 1/3, यानी कि मेथड ऑफ डिफरेंस में यहाँ पे जो है पहली टर्म बचेगी और लास्ट वाली टर्म बचेगी, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि 1 - 1/100 इज इक्वल टू n। तो क्या मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि मेरे पास जो n की वैल्यू है एलसीएम लेने के बाद 99/100 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास m, n का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो कितना हो जाएगा, तो m, n का जो ऑर्डर्ड पेयर है ये हो जाएगा 9, 99/100। अब मैं मुझे मुझे बस यहाँ पे ऑप्शन देखना है। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें ऑप्शन नंबर डी, तो अगर आप यहाँ x की जगह पर, यानी कि यहाँ पे m पुट करना है आपको और y की जगह पर n पुट करना है, तो 11 × 9 करेंगे -100 ×
आपको एन की वैल्यू पता है कितनी है, तो 99/100 है। तो यहाँ से आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि 99 - 99 विल बी 0, यानी कि ये जो डी ऑप्शन है सेटिस्फाई कर रहा है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत शानदार सवाल यहाँ पे पूछा गया था। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये वाला सवाल, इसे देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि लेट A1 A2 A3 जो है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, और ये पॉजिटिव टर्म्स हैं। और यहाँ पे बोला गया है कि ए के जो है वो क्या है, तो A1² - A2² + A3² - A4² इस तरीके से दे रखा है। और इसके अलावा A3 जो है ये बेसिकली इसी से बनेगा, यानी कि के की वैल्यू आप 3 डालेंगे तो यहाँ A3 बनेगा। तो ये वैल्यू दे रखी है। A5 जो है यहाँ पे के की वैल्यू आप 5 डालेंगे तो ये बन जाएगा, ये भी दे रखा है, राइट। इसके अलावा हमें बोला गया है कि A1² + A2² + A3² जो है 66 है। तो आपको बताना है कि A17 - A7 की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से समझते चलिएगा। अगर मैं यहाँ पे ए के को और जनरलाइज करके लिखना चाहूँ तो क्या आप इसे लिख सकते हैं A1 + A2 × A1 - A2, ठीक है, प्लस A3 + A4 × A3 - A4, ऐसा लिख सकते हैं। एंड सो ऑन करके आपको लास्ट टर्म अगर आप देखें तो A2k - 1 -A2k और A2k - 1 + A2k, ये प्रोडक्ट जो है लास्ट में लिखा हुआ। तो ये मैंने क्या लगाया, A² - B² = A + B A - B। अब यहाँ पे क्योंकि स्मॉल a1 स्मॉल a2 ये सब जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स है, तो क्या मैं कॉमन डिफरेंस डी को ऐसा बोल सकता हूँ कि a2 - a1 होगा, और यही a3 - a2 भी होगा, यही मेरा a4 - a3 भी होगा। यानी इस तरीके से कॉन्जिक्यूटिव टू टू टर्म्स का डिफरेंस हम लिख रहे हैं। तो क्या आप यहाँ पे कुछ गौर कर पा रहे हैं, नोटिस कर पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, A1 - A2, और हमें कॉमन डिफरेंस क्या पता है, A2 - A1। यानी क्या मैं इसे बोल सकता हूँ कि ये मेरा -D की वैल्यू है, बिल्कुल बोल सकता हूँ। इसी तरीके से A3 - A2 भी कॉमन डिफरेंस है, पर यहाँ पे क्या है हमारे पास, या A4 - A3 जो है ये भी कॉमन डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप देखेंगे A3 - A4 है, तो क्या मैं इसे भी -D लिख सकता हूँ। यानी आपको हर टर्म में क्या मिलेगा, एक -D मिल रहा होगा। तो क्या मैं इस -D को कॉमन ले लूँ तो मेरा काम आसान हो सकता है। तो एक की वैल्यू -D को कॉमन लेने के बाद आप देखेंगे जो सारी प्लस प्लस वाली टर्म है वो बचेगी। तो A1 + A2 मिल गया, प्लस A3 + A4 मिल गया। ठीक है, क्या क्या लिख रहा हूँ, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इस तरीके से लास्ट वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एंड सो ऑन अप टू A2k - 1 + A2k। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि हम स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, तो 1 2 3 से स्टार्ट होकर 2k तक जा रहे हैं। टोटल टर्म कितनी है, 2k टर्म्स है, और ये सभी एपी में है। अगर आप ध्यान से देखें ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो मैं इसे और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, यानी -D टाइम्स, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, सम ऑफ 2k टर्म्स है। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ कि 2k / 2 यानी n/2 और a + l। तो a + l का मतलब क्या हो जाएगा, तो A1 प्लस, यहाँ पे आप देखेंगे तो A2k लिख सकते हैं। ठीक है, तो A2k भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसे ऐसा लिख लीजिए कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 2A1 + 2k - 1 × D। तो मैंने क्या लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सम को लिखना चाह रहा हूँ कौन से फॉर्मूले से, तो यहाँ पे मैं इसे लिख देता हूँ जनरली कि n/2 2a + n - 1 × D, ये फॉर्मूला लगा करके मैं यहाँ पे सॉल्व करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अंदर, तो ये क्या जाएगा, 2A1 + 2k - 1 × स्मॉल d। तो ये हमारे पास वैल्यू है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या दे रखा है, तो इसमें हमें दे रखा है सवाल में कि A3 की वैल्यू क्या है, -153। यानी जहां जहां पर मैं k की वैल्यू 3 डाल दूंगा तो मुझे A3 मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ A3 कितना हो जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद। तो यहाँ पे मेरे पास -D अवेलेबल है, यहाँ पे जो k है इसकी जगह पर मुझे 3 डालना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास -D, ऑलरेडी बाहर है, k की वैल्यू हमने जो है यहाँ पे 3 डाल दी है ताकि A3 मिल जाए। अब 2A1 प्लस ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 - 1, क्योंकि के की वैल्यू 3 है, तो 5D। तो 2A1 + 5D, तो 2A1 + 5D, ये वैल्यू हमारे पास हो गई किसकी, A3 की। इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ A5 क्यों लिखूंगा, क्योंकि ये भी गिवन है सवाल में। A5 कितना है, तो A5 की वैल्यू जो है हमारे पास -435 है। ठीक है, तो A3 कितना है, तो A3 की बेसिकली यहाँ पे जो वैल्यू है -153 के बराबर है। ऑल राइट, और -435 जो है इसकी वैल्यू किसकी, -435 इज द वैल्यू ऑफ A5। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, तो के की जगह पर 5 डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा -D, ये हो जाएगा -D टाइम्स ऑफ, हमारे पास कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 2A1 + 9D। तो कितना हो जाएगा 2A1 + 9D, तो 2A1 + 9D। तो मैं यहाँ पे इसे
थोड़ा सा रब करके नीचे लिख दूंगा। ऑलराइट, तो ये वैल्यू कितनी है, तो ये है -435 के बराबर। अब आप क्या करिए कि आप बेसिकली यहाँ पे इनका रेशो ले लीजिए, यानी A5/A3 लिख लीजिए। तो क्या मैं A5 को ऊपर लिख रहा हूँ, इसका मतलब -D टाइम्स ऑफ 5 × 2A + 9D को मैंने कहाँ लिख दिया, ऊपर लिख दिया, डिवाइडेड बाय -D 3 टाइम्स ऑफ 2A + 5D को नीचे लिख दिया, इज इक्वल टू, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4 के साथ बेटा माइनस ऑफ, यहाँ पे क्या था हमारे पास, तो ये वैल्यू थे हमारे पास -153। अब जैसे आप यहाँ पे इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारे पास कितना मिलेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1। ठीक है, 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 4 5, माइनस साइन चला जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, तो ये बचेगा हमारे पास 51। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास इधर पर 5 बचा हुआ, तो ये 5 से कैंसिल आउट होकर के कितना मिलेगा, 29। यहाँ पे 3 बचा हुआ है, तो ये कैंसिल आउट होकर क्या मिलेगा, 17। तो यहाँ पे मेरे पास फाइनली जो है, यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, तो 2A + 9D/2A + 5D = 29/17। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 17 × 2A + 9D विल बी इक्वल टू द 2A + 5D × 29। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 34A + 9D इजी, सॉरी 9 × 17 यानी कि 153D। ओके, 153D इज इक्वल टू 58A + 145D। तो यहाँ से मैं अगर इसे फर्दर सॉल्व करूँ तो मैं इस 34A को यहाँ पे ले जाऊंगा राइट हैंड साइड में, कितना मिलेगा, 24A मिल जाएगा। इस 145D को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो 8D मिलेगा, यानी D की जो वैल्यू है मुझे यहाँ से मिल गई है 3A के बराबर। ठीक है, या A1 है यहाँ पे, ठीक है, तो A1 लिख लीजिए। तो ये 3A1 के बराबर मुझे क्या मिल जाएगी, D की वैल्यू। ठीक है, तो जैसे ही मुझे यहाँ पे 3A1 मिल जाएगा, अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे इसे फर्दर सॉल्व करूंगा। तो मुझे निकालना क्या है, तो मुझे यहाँ पे A17 - A7 की वैल्यू निकालना है, a7। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक और वैल्यू दे रखी है, A1² + A2² + A3² की वैल्यू 66 के बराबर। तो A1² + A2², तो क्या मैं A2 को ही A1 + D का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और A3² को A1 + 2D का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये वैल्यू 66 दे रखी है। अब क्योंकि मुझे यहाँ से डी, मैंने अभी अभी देखा कि 3A1 है, क्या है, 3A1, तो यहाँ पे मैं जो है A1 तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जो डी की वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, 3A1। यहाँ पर भी डी की वैल्यू 3A1, तो ये कितना हो जाएगा, तो A1² प्लस A1 + 3A1 यानी कि 4A1 का स्क्वायर यानी कि 16A1² प्लस A1 + 6A1 यानी कि 7A1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर यानी कि 49A1² = 66। तो यहाँ से मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 66A1² = 66, यानी A1 की वैल्यू आप यहाँ पे या A1² की वैल्यू 1 या A1 की वैल्यू ±1 बोल सकते हैं। ठीक है, अब आपको फर्दर क्या करना है, तो यहाँ से आपको निकालना है A17। तो मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि +1 जो है ये A की वैल्यू है, ठीक है, A1 की वैल्यू है। ठीक है, राइट, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव टर्म्स लिखा हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस मान लिया है। तो यहाँ पे मुझे A17, यहाँ से देखें तो यहाँ से अगर आपसे पूछा हुआ है कि A17 माइनस कैपिटल A7, तो कैपिटल A7 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपको कैपिटल A7 निकालना होगा, वो कितना हो जाएगा, तो -D। तो -D का मतलब कितना हुआ, -3। ठीक है, इंटू के यानी कि 7 टाइम्स ऑफ 2A1 यानी कि A1 की वैल्यू 1 है तो 2 प्लस 14 - 1 यानी कि 13 इंटू डी यानी कि 3। तो ये वैल्यू आपके पास A7 की हो जाएगी। इसको आपको अगर सब्ट्रैक्ट करना रहा A17 से तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से जो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे A7 जो है ये हो जाएगा हमारे पास 39 + 2 41, 41 इंटू 7 हमारे पास हो जाएगा 287, 287 इंटू -3, तो ये हमारे पास हो जाएगा -840, 840 + 21 यानी कि कितना हो जाएगा, तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -861। तो -861 तो हमारे पास A7 की वैल्यू है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, तो यहाँ पे जो है A17 की वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट ये जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास A + 16D यानी कि 1 + 16 इंटू 3 माइनस ऑफ -861। तो फाइनली अगर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ तो ये 49 + 861 यानी कि हो जाएगा हमारे पास 910। तो आंसर ऑफ द क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 910 हो जाएगा। ऑलराइट, तो बहुत शानदार सवाल था ये, राइट। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। ओके।
चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। तो नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि एस एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए एस एक्स का मतलब यहाँ पे एस इंटू एक्स है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आगे से कुछ फंक्शन वगैरह डिफाइन नहीं किया गया, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो एस इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 + x प्लस 2 × 1 + x होल स्क्वायर प्लस 3 × 1 + x होल क्यूब एंड सो ऑन अप टू 60 × 1 + x⁻60, जहाँ पर x जो है 0 के बराबर नहीं है, ये दिया हुआ है। एंड 60 स्क्वायर टाइम्स ऑफ s इंटू 60 इज इक्वल टू a इंटू बी रेस टू द पावर b प्लस b, जहाँ पर स्मॉल a और स्मॉल b जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। तो आपको बताना है कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो a प्लस बी की वैल्यू आपको यहाँ से बतानी है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो एस एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है, तो यहाँ पे मैं से x इंटू एस लिखना चाहता हूँ। और ये दिया हुआ है 1 + x प्लस 2 × 1 + x होल स्क्वायर एंड सो ऑन करके यहाँ पे दिया हुआ है प्लस 60 × 1 + x⁻60। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि मैं इसे लिख लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 1 + x से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, 1 + x से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, तो एक्स एस इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 1 + x का होल स्क्वायर, यानी कि मैं इसे लिखना चाहता हूँ इसके नीचे, यानी यहाँ पे हो जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर, ये वाली टर्म के साथ मैंने 1 + x का प्रोडक्ट करके यहाँ लिख दिया। फिर नेक्स्ट टर्म में आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे बेसिकली एक 3 के टाइम्स साथ में था, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगी नेक्स्ट टर्म, तो 2 के साथ 1 + x का होल क्यूब होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 के साथ 1 + x का होल क्यूब था, इस तरीके से। एंड सो ऑन, यहाँ पे लास्ट में क्या बचेगा, तो लास्ट में जो हमारे पास बचेगा, यहाँ पे मैं डॉट डॉट करके लिख देता हूँ। तो डॉट डॉट करके यहाँ पे क्या बचेगा, तो प्लस ये 59 टाइम्स ऑफ 1 + x की पावर कितना हो जाएगा 60, और माइनस में अगर आप लास्ट में देखेंगे तो 60 इंटू 1 + x की पावर 61, ये बचेगा। ठीक है, राइट, माइनस नहीं होगा, ये प्लस के साथ ही होगा। ऑल राइट, अब आप क्या करिए कि इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दोनों को। जैसे आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि एक्स एस जो है, इस एक्स एस में से क्या घटाना है, तो मैं यहाँ पे देखूंगा तो एक्स एस ब्रैकेट में लिख देता हूँ, तो ये एक्स इंटू एस प्लस एक्स स्क्वायर एस, इस तरीके की ये वैल्यू है। अब इक्वल टू में अगर आप देखेंगे तो ये वाली टर्म को वैसे का वैसे लिख देता हूँ 1 + x। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूँ तो दो में से एक जाएगा, यानी कि 1 + x² की जो है 2 टाइम्स में से 1 टाइम जाएगा, तो ये 1 + x का होल स्क्वायर बचेगा। नेक्स्ट आप देखेंगे तो 3 में से 2 जाएगा, यानी कि 1 + x का होल क्यूब बचेगा। इस तरीके से डॉट डॉट करके अगर आप देखेंगे तो 60 में से 59 जाएगा, 60 में से 59, तो 1 + x पावर 60 बचेगा। और फाइनल में अगर आप देखेंगे तो माइनस के साथ में क्या आने वाला है, तो माइनस के साथ में 60, 1 + x पावर 61 आने वाला है। इससे फायदा क्या होगा, तो इससे फायदा आप देखेंगे कि ये जो एक्स एस है इसमें से एक्स एस तो कैंसिल आउट होने वाला है, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करके -(x² एस बचेगा बस। ठीक है, राइट। अब इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखें तो ये 1 + x 1 + x² एंड सो ऑन अप टू 1 + x पावर 60, ये क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म्स है, जहां पे हम कहाँ से जा रहे हैं, पावर 1 से लेके पावर 60 तक जा रहे हैं, यानी इसकी जो फर्स्ट टर्म है क्या हो जाएगी, 1 + x हो जाएगी। कॉमन डिफरेंस नहीं, कॉमन रेशो आर जो है वो क्या हो जाएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, तो वो हो जाएगा सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, यानी कि 1 + x की पावर 2 1 1 + x की पावर 1, यानी कॉमन रेशो विल बी 1 + x। तो क्या मैं इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ। क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + x यानी कि a इंटू 1 - r⁻n, तो r यानी कि 1 + x पावर n का मतलब 60 होल डिवाइडेड बाय 1 - 1 + x। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू हो जाएगी। और इस सब के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, माइनस टाइम्स ऑफ 60 इंटू 1 + x⁻61, इस तरीके से वैल्यू हमारे पास बचेगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मुझे जो नजर आ रहा है वो ये कि डिनोमिनेटर में 1 - 1 - x हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं ओपन करके लिखूं तो ये 1 और ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेता हूँ, तो -(x² s इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो 1 + x टाइम्स ऑफ 1 + x टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा 1 - 1 + x की पावर 60 होल डिवाइडेड बाय -x बचेगा। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे माइनस ऑफ 1 + x पावर 61 बचेगा, माइनस ऑफ 1 + x पावर 61 बच जाएगा। ठीक है, इतना बच गया, और साथ में एक 60 भी मल्टीप्लीकेशन में है।
60 जो है यहाँ पे एक मल्टीप्लीकेशन में बैठा हुआ है। ऑलराइट, अब यहाँ पे आप गौर से एक और चीज देखिए कि अगर मैं इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचेगा, तो मेरे पास यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर एस इज इक्वल टू 1 + x अपॉन, अब ये प्लस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे 1 - 1 + x⁻60। अब ये जो माइनस है ये प्लस में बदल जाएगा और 60 टाइम्स ऑफ 1 + x⁻60 इस तरीके से इक्वेशन हो जाएगी। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि x की वैल्यू को 60 पुट कर देंगे। क्यों पुट करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे सवाल में अगर गौर से देखें तो आपको दिख रहा है 60² s इंटू 60, तो ये आपको दिख रहा होगा। इसी कारण से हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करके देखेंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 60² इंटू एस इज इक्वल टू, आप चाहें तो ये वाला जो x है इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, राइट। तो आपको क्या मिलेगा, तो ये आपको बेसिकली यहाँ पर भी एक x मिल जाएगा। तो यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये एक्चुअल में इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी कि पूरे के अपॉन में x हो जाएगा और यहाँ पर भी एक x आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे 60 पुट करें तो कितना हो जाएगा, 61, ठीक है, इंटू 1 - अब ये कितना हो जाएगा, 61 की पावर 60 प्लस ये हो जाएगा 60 इंटू 60 + 1 यानी 61 की पावर 61, और यहाँ पे एक ये वाला 60 इसकी जगह पर आ जाएगा। और ये जो अपॉन में मैं 60 बोलने वाला हूँ, क्या मैं एक काम करूँ कि डायरेक्टली इसे उस तरफ लेके चले जाता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ले गया तो यहाँ पे हो जाएगा s इंटू 60, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑलरेडी s इंटू 60 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारे सवाल में जिस तरीके से लिखा होता है 60² s 60 इज इक्वल टू a b⁻b + b, उसी फॉर्मेट में हम यहाँ पे इसे बनाएंगे। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तो आ गया है। अब राइट हैंड साइड में अगर आप गौर से देखें तो क्या मुझे इस तरीके से दिख रहा है कि 61, यानी मैं इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर, तो 61 - 61 की पावर 60 + 1 यानी कि 61 हो जाएगा। प्लस अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो 60 इंटू 60 हो जाएगा 3600 इंटू 61 की पावर 61। तो क्या आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हैं, इट इज नथिंग बट 61, और ये यहाँ पे -1 टाइम्स ऑफ 61 की पावर 61 है, और यहाँ पे प्लस ऑफ 36 टाइम्स, तो 3600 में से एक चला गया तो ये कितना हो जाएगा, प्लस ऑफ 3599, ओके, इंटू 61 की पावर 61। तो यहाँ से अगर आप इसे कंपेयर करें किससे, जैसे आप कंपेयर कर लीजिए ab की पावर b + b से, तो जैसे आप कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा ab की पावर b + b। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि जो b की वैल्यू हमारे पास हो रही है वो 61 हो रही है, a की वैल्यू हमारे पास 3599 हो रही है। तो क्या मैं डायरेक्टली यहाँ से बोल सकता हूँ कि a + b का जो सम होगा वो 3599 + 61 यानी कि 3660 हो जाएगा, यानी यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 3660 के बराबर। ऑलराइट, आई होप ये सभी को क्लियर है। बहुत ही बढ़िया सवाल जेई मेंस का। नेक्स्ट हमारे पास एक ये वाला सवाल, इस पे लिखा हुआ है कि इफ इन एन इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, तो यहाँ पे लिखा हुआ पॉजिटिव टर्म्स है जीपी की, ठीक है। तो सम ऑफ द सेकेंड एंड द सिक्स्थ टर्म जो है वो क्या है, 70/3। तो अगर मैं मानूँ ए जो है फर्स्ट टर्म है और आर जो है कॉमन रेशो है, तो सेकेंड टर्म यहाँ पे लिख सकते हैं हम ए आर, प्लस सिक्स्थ टर्म हम यहाँ से लिख सकते हैं AR की पावर 5, और ये जो सम है ये दे रखा है 70/3 के बराबर। नेक्स्ट इन्होंने बोला है द प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड एंड द फिफ्थ टर्म इज 49। तो इसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो थर्ड टर्म है यानी कि AR की पावर 2 हो जाएगी थर्ड टर्म, और फिफ्थ टर्म यानी हो जाएगी AR की पावर 4। तो ये वैल्यू हमें किसके बराबर दे रखी, 49 के बराबर। तो आपको बताना है व्हाट इज द सम ऑफ द फोर्थ सिक्स्थ और एट्थ टर्म क्या होगा। यानी कि बेसिकली फोर्थ टर्म जो जीपी की होगी वो AR की पावर 3 प्लस सिक्स टर्म AR की पावर 5 प्लस एट्थ टर्म AR की पावर 7, ये वैल्यू हमें यहाँ से निकाल कर बतानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ये वाली इक्वेशन ज़्यादा इजी है सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो AR² और AR की पावर 4 मिला करके क्या बना देंगे, तो ये बन जाएगा A²R⁻6 इज इक्वल टू 49। अगर मैं दोनों साइड यहाँ पे रूट ले लूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि ये वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या मिलेगी। तो वैसे तो ±7 मिलना चाहिए, बट क्योंकि इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो मैं यहाँ पे और पॉजिटिव टर्म लिखा हुआ था इसलिए मैं +7 ही लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास AR की पावर 3 मिल जाएगा। तो AR पावर 3 की वैल्यू डायरेक्टली कितनी मिल गई हमें, 7 के बराबर। तो क्या मैं यहाँ से A लिख सकता हूँ 7/R3, ये एक बात हो गई। नेक्स्ट अगर आप इस वाली इक्वेशन को देखें तो क्या मैं इसमें से ऐसा कर सकता हूँ कि AR को कॉमन ले लेता हूँ 1 + R⁻⁴ और ये मुझे मिल जाएगा 70/3 से, ठीक है, के बराबर। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं A की वैल्यू पुट करने वाला हूँ 7/R3, तो 7/R3 इंटू
आप देखेंगे यहाँ पे आर है और 1 + r⁴ है इज इक्वल टू 70/3। अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 7 10 टाइम्स 70 से कट गया, ठीक है। और ये जो r है, एक r यहाँ पे कैंसिल हो गया तो r² डिनोमिनेटर में बच गया, यानी कि मेरे पास यहाँ पे अगर देखें आप तो 1/r² है, और इसे मैं इसमें अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/r² + r⁴/r² इज इक्वल टू 10/3 दिख रहा है। यानी अगर आप इसे ध्यान से देखें तो मुझे ये 1/r² +r² इज इक्वल टू 10/3 जैसा दिख रहा है, ठीक है। यानी कि ये देखिए कैंसिल आउट होके r² मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे, अब इसे सॉल्व करने के दो तरीके, या तो आप इसे r² को t मान करके क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर सकते हैं, या मैं आपको एक डायरेक्टली बात बता देता हूँ। क्या आप इसे ध्यान से देख पा रहे हैं? और अगर आप इसे स्प्लिट कर पाए तो क्या आप इसे 3 + 1/3 जैसा लिख पाएंगे, राइट? तो यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली देख पा रहे हैं तो r² को आप सीधे क्या सोच सकते हैं, 3 के बराबर, डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो यहाँ से आप r² को डायरेक्टली 3 के बराबर सोच सकते हैं, ये हमारे काम की बात आ गई। यानी r की वैल्यू वैसे ±√3 होना चाहिए, बट क्योंकि इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो +√3 ले लूंगा। तो ये मेरे पास आ गई। अब जैसे ही मेरे पास r आ गया तो मेरे पास क्या ए भी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास AR³ की वैल्यू 7 है। तो अगर AR³ की वैल्यू 7 है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर दूंगा A × r³। तो r³ यानी √3 का क्यूब इज इक्वल टू 7, यानी a की वैल्यू हो जाएगी 3, √3 जो है डिनोमिनेटर में चला जाएगा उस साइड, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 7/3√3। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई, a की। अब मुझे क्या निकालना है? तो मुझे निकालना है AR³ + AR⁴ + AR⁴ 7, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है फाइनली? तो AR³ + AR⁵ + AR⁴ 7, ये वैल्यू निकालना है, यानी कि 4 6 और 8 टर्म। क्या मैं AR³ को कॉमन ले सकता हूँ? तो मुझे यहाँ पे 1 + r² + r⁴ मिलेगा। और जैसे ही मुझे ये मिलेगा तो मुझे डायरेक्टली वैल्यू पता है AR³ की। AR³ की वैल्यू कितनी है? 7 के बराबर है। तो यहाँ बाहर में 7 पुट कर दूंगा। अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो 1 + r² है, तो क्या मुझे r² भी डायरेक्टली पता है 3। और यहाँ पे r⁴ है, यानी r² का भी स्क्वायर कर देंगे तो r⁴ 9 मिलेगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली 9 पुट कर देंगे। तो फाइनल आंसर जो मेरे इस सवाल का आ जाएगा वो आ जाएगा 12 और एक 13, 13 × 7 विल बी 91। तो 91 विल बी द आंसर ऑफ दिस वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास एक ये वाला सवाल है कि इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज रिटन इन द फॉलोइंग वे, इस तरीके से लिखी हुई है। तो आपको बताना है कि द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द 10th रो क्या होगी। तो ये एक नया पैटर्न आया है, राइट, जेई मेंस में। अच्छा है और इजी सवाल है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसमें बोल रहा है कि 10th रो की सारी टर्म का सम कितना होगा। अगर आप गौर से देखें तो पहली रो में एक टर्म है, दूसरी रो में दो टर्म है, तीसरी रो में तीन टर्म है ना, 1 2 3, ठीक है। चौथी रो में चार टर्म है, 1 2 3 4। यानी अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा सोच के डायरेक्टली बोल दूं कि 10th जो रो होगी, इसमें हमारा एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि n की वैल्यू में पता चल गई। तो 10th रो में हमारे पास टोटल 10 टर्म्स होगी, ये पहली बात हो गई, ठीक है। दूसरी काम की बात ये है कि अगर आप गौर से देखें तो यहाँ तो एक ही टर्म है, ठीक है। दूसरे इसमें अगर आप देखें तो डिफरेंस क्या हो रहा है, तो 5 से 8 जा रहा है, यानी 3 का डिफरेंस है। तीसरी रो में आप देखेंगे 11 से 14, 14 17, यानी कि डिफरेंस 3 है, ठीक है। अगली रो में भी अगर आप देखेंगे तो क्या है, डिफरेंस 3 का ही है। तो क्या मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि जो 10th रो होगी इसमें भी कॉमन डिफरेंस थी। तो ये मैंने कुछ काम की बातें बता दी। अब मुझे बस इतना करना है कि अगर मुझे सम ऑफ द 10th रो यानी ये S10 निकालना है जो कि 10th रो की टर्म्स है, तो क्या मैं इसे 10/2 टाइम्स ऑफ a + l भी लिख सकता हूँ, या तो फिर 2a + 10 - 1 × d। ये मुझे कुल मिलाकर के ये वैल्यू निकालनी, ठीक है। 10 - 1 है यहाँ पे, 10 - 1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे a से मतलब है सिर्फ, क्योंकि d मेरे पास 3 आ चुका है। तो क्या मैं एक काम करने वाला हूँ कि इस वाली रो यानी पहली टर्म मुझे निकालना है, तो यहाँ पे कहीं 10th रो की पहली टर्म आ रही होगी, तो मुझे ये निकालना है। तो थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे मान लेता हूँ SN जो है, या इसको आप कुछ और मान सकते हैं, PN मान लीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो PN की वैल्यू को मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ एक्चुअल में इस तरीके से कि ये 2 + 5 + 11 + 20 एंड सो ऑन, ऐसे करके जो है मैं T10 तक जा रहा हूँ, क्योंकि 10th रो में 10वें नंबर की टर्म, या बेसिकली 10th रो में पहले नंबर की टर्म जो है वो T10, आप यहाँ बोल सकते हैं कि T10 इधर कहीं है, ठीक है। अब इसी PN को मैं क्या करने वाला हूँ कि एक टर्म शिफ्ट करके लिखूंगा, यानी 2 यहाँ लिख दिया, +5 यहाँ लिख दिया, +11। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि मुझे यहाँ पे साफ साफ समझ आ रहा है कि ये मुझे कुछ ना कुछ बहुत अच्छी चीज देने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, इन दोनों को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, PN से PN चला गया, पहली टर्म 2 है, इसे वैसे का वैसे लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 0 है।
अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 में से 2 गया तो कितना मिला मुझे 3, प्लस 11 में से 5 गया तो 6, फिर अगला आपको 9। इस तरीके से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो T10 माइनस T9 मिल रहा है, और इसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है, और यहाँ पे क्या है माइनस का T10, तो ये मुझे मिल गया। तो क्या अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा T10 की वैल्यू, तो T10 की वैल्यू डायरेक्टली आ रही है, यानी माइनस T10 को आप इधर जीरो साइड में ले जाएंगे तो आपको T10 मिल जाएगा। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2 प्लस, अब आप देखिएगा ये मुझे सम दिख रहा है और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स हैं। तो क्या आप गौर से देख पा रहे हैं कि मेरे पास Pn जो था, Pn में टोटल 10 टर्म्स थी, ठीक है, ये 2 से लेकर T10 तक। पर अगर मैंने यहाँ पे 2 को अलग कर दिया तो क्या मेरे पास अब यहाँ पे टोटल 9 टर्म्स हैं, यानी ये जो है मेरे पास 9 टर्म्स अवेलेबल है, और मैं 9 टर्म्स में एपी का सम लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा 9/2, ठीक है, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो 2a+n-1 इंटू डी, तो 2 इंटू ए, तो इसके लिए ये क्या है 3 है, प्लस n-1 यानी कि 9-1 यानी कि कितना हो जाएगा 8, इंटू डी की वैल्यू कितनी है, तो डी की वैल्यू आप देख सकते हैं 3 है। तो यहाँ से मेरे पास ये जो वैल्यू जो T10 की आने वाली है वो कितनी आ जाएगी, तो मुझे यहाँ से दिख रहा है कि ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 प्लस ये 30/2 15, 15 इंटू 9 इज 135 प्लस 2 137, तो 137 जो है हमारे पास T10, यानी अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे 10th रो की पहली टर्म 137 मिल गई है। तो क्या मेरा काम बहुत आसान हो गया, बिल्कुल हो गया है। मुझे सिर्फ और सिर्फ S10 निकालना है जिसमें ए की वैल्यू 137 पुट करना है। तो S10 की वैल्यू हो जाएगी 10/2 2a, यानी कि 2 इंटू 137, प्लस कितना हो जाएगा, तो प्लस हमारे पास 10-1 यानी कि 9, और डी, डी कितना है 3 है। तो यहाँ से मेरे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा 5 इंटू, अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 274+27, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास 301 इंटू 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1505, तो 1505 जो है हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी, यानी इस सवाल का आंसर हो जाएगा 1505। बहुत ही शानदार नए पैटर्न का सवाल जेईई मेंस 2024 का। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल है वो कुछ इस तरीके से है कि लेट ए आर स्क्वायर जो है ये इन्फिनाइट जीपी की टर्म्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें कि लिखा हुआ समेशन एन इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक A r⁴ जो है 57 दे रखा है। समेशन एन इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक के A³ r⁴ जो है 9747 दे रखा है, तो आपको A+18r की वैल्यू निकालनी। तो क्या मैं सबसे पहले ये सोच सकता हूँ कि अगर ए आर स्क्वायर जो है ये इन्फिनाइट जीपी है, और A r⁴ बोला हुआ है फ्रॉम n इज इक्वल टू 0 to n, तो क्या सरल भाषा में ये बोलना चाह रहा है कि A+AR⁴ +AR⁴ एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, यही वैल्यू क्या मेरे पास 57 दे रखी है, बिल्कुल है ना, राइट, तो ये दिया हुआ है। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखिए तो सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स ऑफ जीपी कितना हो जाएगा, तो A/1 - r हो जाएगा, ठीक है, और यही वैल्यू 57 के बराबर है। तो एक इक्वेशन तो मेरे पास क्या हो गई, ये हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि A³ r⁴ और ये भी 0 से इन्फिनिटी, यानी कि अगर मैं देखूं तो A³ पहली टर्म है, दूसरी टर्म हो जाएगी A³r³, ठीक है, फिर हो जाएगी A³ r⁴ इस तरीके से हम इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो कितना आ रहा है ये 9747 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं इसमें भी इन्फिनाइट टर्म्स, तो इसमें पहली टर्म क्या है A³ है, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ A³/1 माइनस, अब इसका कॉमन रेशियो कितना है r³, तो क्या मुझे ये वैल्यू मिल रही है 9747 के बराबर। अब जैसे ही मुझे ये वैल्यू मिल गई तो यहाँ से मैं जो है इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। कैसे करूंगा, तो पहली वाली इक्वेशन का मैं क्यूब कर देता हूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा A³/1 माइनस r का होल क्यूब इज इक्वल टू 57 का क्यूब। अब मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ ये जो पहली इक्वेशन है इसके डिवाइड में सेकंड नंबर की इक्वेशन लिखने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा A³/1 माइनस r होल क्यूब होल डिवाइडेड बाय A³ डिवाइडेड बाय 1 माइनस r³। ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो 57 का क्यूब डिवाइडेड बाय 9747, ठीक है, तो 9747। अब इसे देख के बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 57 × 57 × 57 लिख सकते हैं। अब इसके बाद आप इसे ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो ये ब्रेक हो जाएगा बहुत आसानी से, ठीक है। तो आप 19 से इसे तोड़ेंगे तो यहाँ 3 मिलेगा, ठीक है, यहाँ से आप तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, 2 4 है तो यहाँ पे 1 मिलेगा, और 5 7 यानी कि 3, इस तरीके से मिल जाएगा, राइट। अब ये मुझे डायरेक्टली दिख रहा है कि ये भी 9 टाइम्स में जा रहा है, ठीक है, तो ये चला गया। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो A³ और A³ चला जाएगा,
और सबसे ऊपर क्या आएगा, ये 1 - r³ आएगा। तो 1 - r³ डिवाइडेड बाय 1 - r का होल क्यूब इज इक्वल टू, अगर आप देखेंगे तो 9 × 3 यानी कि 27 है, ठीक है, इंटू 57 इस तरीके से मिल रहा है। ऑल राइट। अब जैसे ही अगर आप ध्यान से देखें तो इसको भी अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको आर की वैल्यू में डायरेक्टली बता देता हूँ कि ये आ जाएगी 2/3 के बराबर, ठीक है, राइट। तो 2/3 हमें क्या मिल जाएगी, आर की वैल्यू मिल जाएगी, ओके। और एक और वैल्यू मिलेगी यहाँ से हमें 3/2। बट क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो ये एक इन्फानाइट जीपी है, ठीक है, राइट। और ये हम तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब मॉड ऑफ आर जो है वो लेस देन 1 होगा, ठीक है। तो इसी कारण से मुझे यहाँ पे आर की वैल्यू क्या कंसिडर करना पड़ेगा, 2/3। तो यहाँ से मुझे आर की वैल्यू 2/3 मिल जाएगी। जैसे ही मुझे आर की वैल्यू 2/3 मिलेगी, मैं इस पहली इक्वेशन यानी a/1 - r को यूज करूंगा, ठीक है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, तो a/1 - 2/3, और ये 57 था, यानी क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि a की वैल्यू हो जाएगी 57 × 1/3 यानी कि 19। तो a की वैल्यू हो जाएगी 19, r की वैल्यू है 3/2। तो यहाँ से मेरे पास a और r आ चुका है। क्या निकालना है हमें, तो यहाँ पे a + 18r निकालना है, यानी कि a + 18r इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 19 + 18 इंटू 2/3। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 19 प्लस ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 12। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 31 हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ऑल राइट। तो इस शानदार सवाल का आंसर हो जाएगा 31, ओके। अब आज के इस लास्ट सवाल की तरफ चलते हैं। बहुत ही इजी सवाल है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि फॉर x ग्रेटर इक्वल टू 0, तो यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है x ग्रेटर इक्वल टू 0, द लीस्ट वैल्यू ऑफ k आपको बताना है, जिसके लिए ये एक टर्म है, दूसरी टर्म ये है और तीसरी टर्म ये है। ये तीनों टर्म कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। अब अगर आप इसको सिंपल ट्रिक से सोचें, तो अगर आप इसे सिर्फ x की वैल्यू 0 पुट करके देखिए, ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू लिखा, आप x को अगर 0 पुट करके देखें, डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पहली टर्म क्या मिलेगी, 4 की पावर 1 + 4 की पावर 1, ये मिल गया। दूसरी टर्म तो k/2 ही रहेगी। तीसरी टर्म आप देखेंगे तो 16 की पावर 0 यानी कि 1 प्लस 16 की पावर फिर से 0 यानी 1। तो क्या आप देख रहे हैं कि 8, k/2, 2, अगर ये एपी की टर्म्स हैं, तो क्या आप सोच सकते हैं कि क्या k/2 की जगह पर सिंपली कुछ भी नहीं सिर्फ 5 आएगा। और अगर k/2 की जगह पर 5 आएगा, तो क्या मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि k की वैल्यू 10 होगी। तो ये आपका एक तरीके से आंसर हो गया, ठीक है। इसका एक और तरीका अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे लीस्ट वैल्यू जैसा कुछ दिया हुआ है, और यहाँ पे x ग्रेटर इक्वल टू 0 दिया है, यानी कि यहाँ पे आप am ग्रेटर देन इक्वल टू gm का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, तो आप सिर्फ ये वाली टर्म को देखिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे 4 की पावर 1 + x प्लस 4 की पावर 1 - x होल डिवाइडेड बाई 2, इसको आप ग्रेटर इक्वल टू इसी के अंडर रूट यानी कि 4 की पावर 1 + x इंटू 4 की पावर 1 - x के बराबर कर देंगे। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, तो आपको यहाँ पे इसकी मिल जाएगी लीस्ट वैल्यू, ठीक है। तो इसकी लीस्ट वैल्यू क्या मिलेगी, तो 4 की पावर 1 + x प्लस 4 की पावर 1 - x जो है इसकी लीस्ट वैल्यू आपको मिल जाएगी 2 टाइम्स अंडर रूट में। अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 4 का स्क्वायर, यानी अल्टीमेटली आप बोलेंगे कि ये हमारे पास 8 आ गया, ठीक है। वही बात हो गई, यही वाली वैल्यू आ गई। इसी तरीके से आप ये जो थर्ड टर्म है 16 की पावर x प्लस 16 की पावर - x, इसमें भी अगर आप am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगाएंगे, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, तो ये ग्रेटर इक्वल टू है अंडर रूट ऑफ। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 16 की पावर x और 16 की पावर - x, तो क्या ये आपको डायरेक्टली 1 नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा 2 × 1, और ये हो जाएगी 16 पावर x प्लस 16 की पावर - x। तो यहाँ से आप डायरेक्टली बोल पाएंगे कि पहली टर्म है 8, दूसरी टर्म है k/2 और तीसरी टर्म है 2। अगर ये तीनों एपी की कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, इसका मतलब सरल भाषा में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली सोच सकते हैं कि या तो डायरेक्टली लिख लीजिए 2 × k/2 इज इक्वल टू 8 + 2, तो डायरेक्टली यहाँ से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी 10। तो इस तरीके से भी आप इस सवाल को कर सकते थे। ऑल राइट। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे जो है जेईई मेंस के अच्छे अच्छे सवाल देखे, राइट। तो आई होप आपको मजा आया होगा और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आज के इस सेशन को एंड करता हूँ, सीक्वेंस सीरीज के जेईई मेंस 2024 के लेटेस्ट सवालों को। तो विद दिस दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, जल्द मिलेंगे फिर से, बाय बाय। ओके, थैंक यू।